हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग पैरामीटर्स। बेटा, ये बॉन्डिंग पैरामीटर्स टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेटा, इस टॉपिक से जेई एंड नीट में तो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, बट क्लास 11th के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपको मोस्टली मिल जाते हैं। सो बहुत ध्यान से बेटा समझना कि बॉन्डिंग पैरामीटर्स क्या हैं, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो बेटा, बॉन्डिंग पैरामीटर्स में हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। ये 3 टॉपिक जो है हमारे वो बॉन्डिंग पैरामीटर्स के हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर का है हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होते हैं बॉन्ड एंगल? बेटा, बॉन्ड एंगल इज द मिनिमम एंगल बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में 2 बॉन्डेड एटम के बीच का जो मिनिमम एंगल होता है उसी को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल लें और उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो वाटर का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अब यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन से शेयरिंग की और इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए और हमें इस H2O मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल बताना है। तो ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है और इससे बॉन्डेड क्या है? 2H एटम बॉन्डेड है और इन्हीं 2 बॉन्डेड एटम के बीच जो मिनिमम एंगल है उसी को हम कहेंगे बॉन्ड एंगल, और ये होता है बेटा 104.5 डिग्री होता है। ओके बेटा, एक नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर हम अमोनिया ले लें और अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारा N हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, ये हमारा एक H हो गया और ये हमारा एक H हो गया। हाइड्रोजन ने क्या किए? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, सो इसके पास क्या बचा? एक लोन पेयर बचा। अब यहां पर इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बिटवीन जो मिनिमम एंगल बनेगा वो इसका बॉन्ड एंगल होगा और वो होता है बेटा 107 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल आपको बेटा समझ में आ गए। अब हम ये समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। सो बेटा, फर्स्ट फैक्टर जो है इसका वो ये है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट ऑफ एस करेक्टर के। बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट ऑफ एस करेक्टर। एस करेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में समझा था, है ना। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ रखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखें और हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो बेटा, बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? परसेंट एस करेक्टर के है। यानी कि जिसका एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर उसका होता है जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, उससे कम उसका होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उससे कम उसका होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि sp में s करेक्टर जो है वो 50% होता है। क्लियर हो गया? इफ लोन पेयर इज जीरो, इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर क्या है? जीरो है, तो वहां पर जो बेटा बॉन्ड एंगल है हमारा, वहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करेगा, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स just on hybridization
डाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर 0 है, तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो डिपेंड करेगा किस पे, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे। फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हो गया बेटा। अब हम बेटा समझते हैं सेकंड फैक्टर जो कि बॉन्ड एंगल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, कि सेकंड फैक्टर हमारा कौन सा है। सो बेटा सेकंड फैक्टर हमारा जो है वो ये है कि जब लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम हो, जब लोन पेयर यानी कि इफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर सेम, यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम हो, तो उस कंडीशन में जो बेटा बॉन्ड एंगल होगा हमारा, बॉन्ड एंगल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एटम। इतना समझ में आ गया बेटा आपको। फॉर एग्जाम्पल कैसे, यहां पे हम अगर H2O लें, क्या लें, H2O का एक एग्जाम्पल ले लें, और एक एग्जाम्पल हमने ले लिया यहां पर F2O का। ये दो एग्जाम्पल लिए। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो हाइड्रोजन को अटैच किया है, और यहां पर भी ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो अटैच किया है। तो कंडीशन क्या है कि इफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर सेम, तो यहाँ पर बेटा क्या है कि 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है और 2 अटैच्ड एटम है, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए, 4 हुए। तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और F2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 लोन पेयर H2O के पास है, 2 लोन पेयर क्या है, F2O के पास है, 2 अटैच्ड एटम है H2O में, 2 अटैच्ड एटम है F2O में। तो यहाँ पर लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि दोनों ही क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एटम। तो कनेक्टेड एटम यहाँ पर H2 कनेक्ट है, यहाँ पर F2 कनेक्ट है ना। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कनेक्टेड एटम की कम होगी, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से क्या है, कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो होगा वो H2O का F2O से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो थर्ड फैक्टर है बेटा इसका बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अटैच्ड एटम। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिए कौन से, Cl2O एंड F2O। अब इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ अटैच्ड एटम कैसे है। तो बेटा यहाँ ऑक्सीजन क्या है, दोनों में सेंट्रल एटम है, और अटैच्ड एटम एक में Cl है और एक में F है। तो F के कंपैरिजन में Cl का जो साइज होता है बेटा वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, इसलिए Cl2O की बॉन्ड एंगल जो होगी वो ग्रेटर होगी F2O से। समझ में आ गया बेटा। तो ये था बेटा बॉन्ड एंगल एंड उसके फैक्टर। तो बेटा अब हम बॉन्ड पैरामीटर का सेकंड टॉपिक करेंगे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर हम इससे कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। ओके बेटा, बॉन्ड एनर्जी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है। और सेकंड जो होती है बेटा हमारी वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये 2 टाइप की एनर्जी यहां पर होती है बेटा। जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है ना, उसको समझ लेते हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और वहां पर एनर्जी रिलीज्ड होती है
तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और इसके लिए डेल्टा जो होता है वो माइनस होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है इसको समझते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसके लिए जो डेल्टा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो टू टाइप की होती है बेटा हमारी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। अब कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं उनको समझते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर है बेटा हमारा बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम, यानी कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ एटम के, है ना। कैसे होती है, एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, और एग्जाम्पल से समझते हैं कि साइज ऑफ एटम जितना कम होगा उतनी ही क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेटा Cl2 की अगर हम बात करें और Br2 की बात करें, तो Cl2 का साइज जो है वो Br से क्या होता है, कम होता है। तो एटम का साइज जब कम होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी क्या हुई, Br2 से ज्यादा हो गई। एक तो ये फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर जो है बेटा हमारा वो है बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एस कैरेक्टर के होती है। यानी कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, और एस कैरेक्टर जो होता है वो sp का सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन से एग्जांपल हमने ले लिया। अब यहाँ पर अगर आपको मॉलिक्यूल सेलेक्ट करने हैं तो आप उन मॉलिक्यूल्स को ले लो जो मॉलिक्यूल्स sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, है ना बेटा। एक फैक्टर और है जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करता है, वो फैक्टर है बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा लोन पेयर के। किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लोन पेयर के। कैसे, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने एक N2 ले लिया और एक ले लिया O2 का मॉलिक्यूल, ये दो हमने एग्जांपल ले लिए। अब देखो N2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, और N एंड N के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो जब N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक N पे एक लोन पेयर रिमेनिंग रहेगा और दूसरे N पे भी एक लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर N2 में कितने मिले हमें, 2। O2 की बात करें तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हो गए और एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचे, 2। तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 4। यानी कि O2 के पास ज्यादा लोन पेयर हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहां कह रहा है कि लोन पेयर जिसके कम होंगे उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो N2 के पास लोन पेयर कम है, इसलिए यहाँ N2 की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, O2 से। समझ में आ गया बेटा। अब हम करते हैं बेटा थर्ड टॉपिक, बॉन्डिंग पैरामीटर का बॉन्ड लेंथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे पहले उसे समझते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, यानी कि 2 बॉन्डेड एटम के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। समझ में आ गया आपको। अब हम समझते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। सो बेटा फर्स्ट फैक्टर है हमारा, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। ओके, कैसे बेटा, जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो वहां पर क्या होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
बट जब कार्बन वन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो वहां पर बेटा क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और कार्बन जब 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बेटा जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो वहां पर जो s करेक्टर होता है वो कितना होता है, 25% होता है। sp2 में क्या है, s करेक्टर जो होता है वो 33.33% होता है, और sp में s करेक्टर जो होता है वो 50% होता है। तो यहाँ पर फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल s करेक्टर, है ना। तो परसेंट ऑफ s करेक्टर जिसका सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो s करेक्टर किसमें कम है, जिसमें कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा शो करेगा, sp2 वाला उससे कम करेगा और sp3 वाला सबसे कम करेगा। ये फैक्टर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा जो बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, होती है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल F2 है, O2 है और N2 है। अब ये ऑर्डर हमने क्यों लगाया है ना, क्योंकि यहां पर बेटा जो F2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि F बिटवीन F के बीच सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 1 हो गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ और N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ बच्चों उतनी ज्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर आपको समझ में आ गया। अब है हमारा थर्ड फैक्टर जिसपे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। तो वो थर्ड फैक्टर हमारा कौन सा है बेटा, बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। थर्ड फैक्टर क्या है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे, अगर हम हैलोजन फैमिली की बात करें तो हैलोजन में हमारे पास आयोडीन है, Br है, ब्रोमीन, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो बेटा जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाती है, और जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी एटम की उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, इसका मतलब I का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा Br से, और Br का ज्यादा होगा Cl से, और Cl का ज्यादा होगा H से। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के केस में हमारा बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर बनता है। फोर्थ फैक्टर है बेटा बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ जो होती, बॉन्ड लेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड लेंथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, जितने ज्यादा बॉन्ड बेटा होंगे कार्बन बिटवीन कार्बन में बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना। अब यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो सबसे कम किसकी है, तो बेटा बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसकी होगी जिसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब कम होते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास कम बॉन्ड होंगे, है ना। यानी कार्बन बिटवीन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, डबल वाले की उससे कम होगी और ट्रिपल वाले की उससे कम होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और डबल बॉन्ड में 4 और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन
की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट फैक्टर बेटा हमारा लास्ट फैक्टर है बॉन्ड लेंथ को फाइंड करने का, और वो है बेटा बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एटम की। सो बेटा फिफ्थ जो फैक्टर है हमारा वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। साइज ऑफ एटम दैट मीन्स फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो। फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड कैसे? सपोज करो कि हमारे पास एक HI है, एक HBr है, एक हमारा HCl है और एक हमारा है HF। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसने ये कहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम, यानी जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो आयोडीन है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा HI का सबसे ज्यादा होगा, HBr का उससे कम होगा, HCl का उससे कम होगा और फिर HF का होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। बच्चों आप इस चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।